गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक दिन छुट्टी हुई है, एक दिन छुट्टी में ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए। एक दिन छुट्टी में भी ऐसे फील आने लग जाता है कि मतलब कितना बड़ा गैप हो गया, है ना। जबकि हुई तो एक ही दिन है, और एक दिन में भी। हाँ बिल्कुल। आप सभी की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं मुझे मिली, और बहुत सारे ऐप के ऊपर भी बहुत सारी थी, व्हाट्सएप पे भी काफी सारी आई थी, ग्रुप में भी थी काफी सारी। तो सभी का आपको एक साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया उन सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए। हाँ और हाँ, मैसेज बहुत प्यारे आते हैं, आप लोगों के जो मैसेज आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, गदगद हो जाते हैं। क्योंकि जो मैसेज में जो लिखा हुआ होता है ना, कई बार आप बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स भी देते हो, काफी आप प्रेम है, अच्छी बात है। मतलब जो प्रेम होता है वही तो आदमी को गदगद करता है, बाकी और किस में क्या दम है। दम तो प्रेम में ही है। तो वो जो आप टाइटल्स देते हो ना बीच में, वर्ल्ड बेस्ट टीचर, ये वो ये वाली फीलिंग थोड़ी अलग ही आती है, मतलब बड़ी शानदार फीलिंग आती है ऐसे, मतलब भर जाते हैं ऐसे। थोड़ी ज्यादातर जो हिस्सा गया था वो तो अलग अलग मैसेज आ रहे थे, और भाई अलंकार है ना। इसमें वास्तविकता कितनी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप लोग जो देखते हो इस तरीके से, मतलब तो बड़ा ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली वो एक मैनिफेस्टेशन रहता है, आप लोग भाई क्या मेरे बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं। तो कल क्या है, वो काफी सारा हो गया था, एक तो बर्थडे था उसका भी हो गया था, एक 14 तारीख को मैंने वीडियो भी डाला था रिपोर्ट कार्ड का, है ना। रिपोर्ट कार्ड का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए भी डाला था, तो मेरा जरूरी था, मैंने कहा एक वीडियो जो है। हाँ, तो मैंने एक वीडियो इसलिए डाला था कि भाई मैं एक रिपोर्ट कार्ड भी दूं, कि भाई ऐसा ना हो कि लोग जो भी थर्ड आरपीसी तीसरा जो कोर्स मेरा आ रहा है उसमें जो भी इनरोल हो, इवन जो इनरोल है उन लोगों को भी पता हो कि अब तक हमने कितना अचीव किया है। एक रिपोर्ट कार्ड जो है ना वो ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। तो जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लाने के लिए मैंने कहा अपने बच्चों को भी पता चले कि अब तक हमने आरपीएससी 2.0 में क्या किया है, कितना कितना कुछ किया है, कितनी लाइव क्लासेस टोटल हुई है ना। आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों को तो पता है, लेकिन पता होने में आपको आंकड़े नहीं पता। ये तो पता है बहुत क्लासेस हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, डेली क्लासेस होती है, बहुत सारी क्लासेस होती है, ये तो आपको सब पता है, लेकिन ओवरऑल हमने कितना बड़ा अचीव किया है उसका एक आंकड़ा जो था वो मैं आपके लिए लाना चाहता था। तो मैंने टीम से कहा था कि पूरा डिटेल जितना अपना हुआ है अभी तक का, जब से अपने कोर्स शुरू किया था और जब तक ये हुआ है, सारी डिटेल निकालो, कितनी लाइव क्लासेस हुई है, कितने घंटे अपन ने पढ़ाया है, कितने क्वेश्चन अपन ने कराए हैं, वो सब कुछ डिटेल बनाओ पूरी की पूरी, और एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो स्टूडेंट के सामने रखेंगे ताकि इन लोगों को भी पता चले। और शायद हो सकता है कि जो नए लोग जो हैं, जो हमसे नहीं जुड़े हुए, वो लोग जितने सरप्राइज नहीं होंगे उतना सरप्राइज तो मैं हुआ। यार मैंने इतनी क्लासेस ले ली, सच्ची बताऊं तो जब वो उन्होंने जब आंकड़े दिखाए मुझे तो मैं खुद सरप्राइज हुआ, इतनी क्लासेस मैंने ले ली। हाँ, तो मुझे लगा कि यार इतनी क्लासेस मैंने ले ली, मैं सरप्राइज हुआ कि इतनी क्लासेस मैंने ले ली, इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि एक ही चीज है जो हमारी सुपर पावर है, वो है नियमितता। हम रेगुलर है, बहुत रेयर चांस में ही हमारी परिस्थिति होती है तो डावाडोल होती है, बाकी हम हर दिन लगातार है। और डेडिकेटेड है, सबसे बड़ी बात है डेडिकेटेड। हमें कोई दिखाना नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं करना। अच्छा, वीडियो रुक रहा है क्या? मैं नेट चेंज करके देखता हूँ। ठीक हो गया अब? हाँ देख लो, अभी देख लो, अब ठीक है। हाँ देखो, फिर शुरू करते हैं, मेरी भावनाएं बेकार ना जाएं।
इसलिए पहले वीडियो का अटकने का काम शुरू करते हैं, पहले उसको ठीक करते हैं, फिर दोबारा से मैं रीस्टार्ट होऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। अभी भी सेम है? अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? अभी भी है? हाँ, आवाज तो आ रही, शायद नेट तो ठीक चल रहा है मेरा, नेट की स्पीड मेरी दोनों की ही ठीक थी। चलो मैं एक बार, हो सकता है थोड़ी देर के लिए नेट गड़बड़ा गया होगा। देखो एक बार ठीक होने के बाद ही शुरू करते हैं। ब्लड दिख रहा है, ठीक है। एक तो क्या बहुत बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश। इतनी बारिश के लिए हम तैयार नहीं थे। जैसे मैं कहता रहता था कि बीकानेर में हमारे यहाँ बारिश होती नहीं है, और होती भी है तो 2 बारिश 3 बारिश होके चली जाती है, वही ठीक ठाक सी बारिश। ब्लड दिख रहा है, ठीक है, रुकते हैं, वेट करते हैं। अब देखो, अब ठीक है। थैंक यू यास्मीन, थैंक यू साची। अब ठीक है, हाँ। तो मैं बता रहा था कि ये तो बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश है। आज भी सुबह यही परेशानी हो गई थी, पानी टपकना शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोग इतनी बारिश के लिए तैयार नहीं होते। थैंक यू, थैंक यू। बर्थडे विश के लिए सभी को बहुत शुक्रिया। तो हम इतनी बारिश के लिए तैयार नहीं थे बीकानेर वाले। हमारे यहाँ 2 बारिशें होती है, एवरेजन 2 हो जाती है, या 3 कभी की, वो बूंदाबांदी को भी काउंट कर ले तो 3 4 मान लीजिए। इतनी बारिश हमारे यहाँ टोटल ओवरऑल होती है, और इस बार हमारी एक हफ्ते में इतनी बारिश हो रही है। तो इस बारिश के लिए हम तैयार नहीं थे, और हम जो कह रहे थे ना उसकी वो गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, कि मैं कहता बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, इतनी बारिश भी नहीं चाहिए। हम वो बीकानेर वाले 4 बारिश 5 बारिश 6 बारिश बस इतना ही चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम फिर हम हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है ना, वो प्लानिंग उस तरीके से होती है कि हमारे बारिश तो होती नहीं है, तो हमारी सारी चीजें ओपन में रहती है, खुली रहती है, फिर अचानक बारिश हो जाती है, तो हम तैयार नहीं होते इन चीजों के लिए। तो ये लगभग पूरा हफ्ता ही हम लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग चीजों को ढकते ही नहीं है, सोचते हैं बारिश होती नहीं है यहाँ, तो ढकने की क्या जरूरत है। अब बारिश हो रही है तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और यहाँ पे हमारे कलेक्टर साहब ने तो अभी 2 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी, मतलब कल बहुत बारिश हुई थी, रात को भी कंटिन्यू बहुत बारिश है, तो बच्चों की 2 दिन की छुट्टियां घोषित हो गई। अब रक्षाबंधन के बाद ही बच्चों को जाना है। तो एक बहुत लंबा ये हो गया। चलिए एक बार पहले पूरी बात कर लूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी दिलखुश तुम थोड़ी देर बाद आ सकते हो, इतनी देर में मेरी बातें पूरी हो जाएंगी, फिर तुम आके अपनी क्लास वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो बड़ी बात थी, जो रिपोर्ट कार्ड था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट कार्ड रखूं कि अभी तक हम लोगों ने कितनी कितनी क्लासेस ली है। और सरप्राइजिंग फैक्टर मेरे लिए भी ये था कि मुझे तो ये था डेली क्लासेस ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, और ये तो पता था कि हम काफी अच्छी क्लासेस ले रहे हैं, और खूब मात्रा में क्लासेस ले रहे हैं, और खूब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ओवरऑल हमने बहुत क्वेश्चन सोल्व किए थे। ग्रुप थ्योरी में शुरू करे तो 300 क्वेश्चन हम ग्रुप थ्योरी में कर चुके थे। ऐसे ही हमने डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो बड़े टॉपिक थे, उनमें अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे। तो इतना तो यकीन था कि हम क्वेश्चन तो बहुत सारे कर रहे हैं, हम सवाल तो बहुत सारे करें। देखो दिलखुश, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कई बार आप लोगों की बातें भी होती है, सिर्फ ये नहीं होता कि आए पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा बहुत बुरा लगता है ना। हो सकता है आपको पसंद ना हो, तो कई बार आपको क्लास के लिए रहना पड़ता है, आपको इसलिए रहना पड़ता है कि बाकी क्लास के लिए भी रुकना पड़ता है ना। इसलिए नहीं होता कि सिर्फ दिल खुश है तो दिल खुश के लिए ही क्लास लगेगी, है ना। है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। देखो अब चाहे कुछ भी हो, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो चलो मैं वापस बात करता हूँ। तो बात ये है कि ये जो क्लासेस थी, ये रिपोर्ट कार्ड जो था, ये इसलिए था कि आप लोगों को भी पता लगे कि आप लोगों ने कितनी क्लासेस ली है, कितने क्वेश्चंस आप सोल्व कर चुके हैं, है ना, ओवरऑल में कितने घंटे दिए हैं, वो सबका जो जोड़ है, वो सारा जोड़ आप लोगों के पास जाए, और आपको यकीन हो कि इतना हम कर चुके हैं, ये हमारा बेंचमार्क सेट हो गया, इतना तो हमारा रहेगा रहेगा। यानी आरपीएससी 3.0 में हम इसको पार करने वाले हैं। अगर आरपीएससी 1.0 को देखें, आरपीएससी 2.0 देखें, तो 2.0 1.0 से ज्यादा बेटर था, उसमें ज्यादा क्लासेस है, ज्यादा टोटल है। अब 3.0 इससे भी ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं। उसमें रिवीजन क्लासेस आएंगी, एक चीज तो वही ऐड हो जाएगी, रिवीजन क्लासेस। एक हो जाएगी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लासेस, 2 क्लासेस वो ऐड हो जाएंगी। उसके अलावा और भी जो हमने प्लान बनाया है कि हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। अब से हम लोग जो है वो मेन ट्रिक के साथ शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे, ताकि हम एग्जाम के तरीके से सेट हो सके। और जो हमने डिस्कस किए 10 पॉइंट जो अलग 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 हमने सेट किए, उन सब के ऊपर काम करेंगे। और ये तय है कि अगर हम अब जो अभी तक हमारा रहा है 2 बार का, तीसरी बार भी अगर हमने यूं ही कंटिन्यू रख पाए और कर लिया, हमने अगर कर दिखाया,
तो यूं मानिए कि अब सिलेक्शन हमारे ही हमारे हैं, क्योंकि हम बहुत जबरदस्त हैं। 2800 क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज में हो गए। एक सोचने वाली चीज है, और एक 2800 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में मायने रखता है। आप देखिए नंबर्स को देखिए, मैं तो खुद शॉकिंग था कि 2800 रुपए, और आप लोगों ने लगातार क्लासेस लिए, तो आप लोग भी धन्य है ना। आप लोग भी धन्य हैं कि आप लोग लगातार क्लासेस में आए, और मैं भी धन्य हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में करवा भी दिए। और देखो ये क्या है, रेगुलरिटी की पावर। बस हमें यही करना है, हमें रेगुलर रहना है, और चमत्कार अपने आप ही होते चले जाएंगे। पीछे जब मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा हमने कितने चमत्कार कर लिए यार, इतनी चीजें कर चुके हैं हम इतने साल में। 475 क्लासेस, आपको पता है ये 475 का मतलब 1.5 साल। अगर आप ऑफलाइन में होते तो ये सारी चीजें आप 1.5 साल में करते। यहाँ पे आपने सिर्फ 6 महीनों में की है। सिर्फ 6 महीनों में आपने 475 क्लासेस ले ली। अगर ऑफलाइन होते आप लोग, अभी ऑफलाइन होते, तो आप मुश्किल से 1.5 साल में ये चीजें पूरी कर पाते, 1.5 साल में। और वो भी अगर आप लगातार चलते हैं 1.5 साल, तो होता। यहाँ हमने 6 महीने में ये सब कुछ कर दिखाया। कितना बड़ा नंबर था। एवरेज आया हमारा 4 घंटे का, यानी हमने हर दिन 4 घंटे लाइव क्लासेस ली है। 4 घंटे मतलब 1 घंटे 20 मिनट के हिसाब का, मतलब हमने हर दिन 3 क्लासेस लाइव ली है। सोचो कितना बड़ा चीज हमने कर दिखाया सिर्फ 6 महीनों में। अब बस ये ध्यान रखो कि अंत रिजल्ट तय करेगा। ये मेहनत है, दिख रही है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन जो फाइनल चीज होगी ना, वो होगी हमारा रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट की तरफ, आप लोगों में से जो लोग आरपीएससी 2.0 1.0 में जुड़े हुए हैं, उनका तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि उनका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। आप लोगों का तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर मतलब अब तो ये तो संभव है कि आपका नाम छप चुका, बस आपकी ज्वाइनिंग आनी बाकी है, उतना उतना पक्का हो चुका। लेकिन अब जो R.2.0 में छूटे थे, थोड़ा पीछे रह गए थे, या थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, उन लोगों को वापस 3.0 में कनेक्ट करना है। और जो नए लोग आएंगे वो कनेक्ट होंगे, और इसको इस तरीके से बनाना कि अगला सिलेक्शन हमारा हो, और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हमारे हो, है ना। ज्यादा से, क्योंकि मेहनत की है यार, अब मेहनत का फल ना मिले फिर वो मजा कहाँ। ये सब बेकार हो जाएगा, ये सारी चीजें। कल मैं जब वो वीडियो बना रहा था, तब बैठे एक लास्ट में मेरे दिमाग में बात आई। मैंने कहा यार ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें तब ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी जब सिलेक्शन निकल जाए। अगर हमने सिलेक्शन निकाल दिया, अगर हमने आरपीएससी संस्कृत विभाग वाली भर्ती में अगर 68 में से 20-25 सिलेक्शन हमने निकाल दिए, अपने निकाल दिए, तो ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी, और सही में मजा आ जाएगा कि भाई हमने मेहनत की और हमने कर दिखाया। क्योंकि देखिए 68 में से 25, इसका मतलब मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं 30 से 40% सिलेक्शन मांग रहा हूँ। यानी फिर जब आरपीएससी के 1600 सीटों पे या 1500 सीटों पे भर्ती आएगी, उसका 30-40% तो 600 निकाल लेंगे अपन, शायद उससे ज्यादा भी नंबर आ जाएगा फिर तो हम उससे और बड़ा नंबर ले सकते हैं। क्योंकि तब तो हमने तो तैयारी छोड़ी नहीं है ना भाई। किसी को ये तो कहा ही नहीं कि भाई घर जाओ, हो गई तुम्हारी तैयारी। हम तो ऑफलाइन तो है नहीं कि एक बैच को निकाला और घर जाओ। आप लोग कंटिन्यू है, 2 बैच से कंटिन्यू है, और तीसरे बैच में भी आप कंटिन्यू रहेंगे, थर्ड बैच में भी आप कंटिन्यू रहेंगे। तो हमारी तैयारी तो उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जहां गणित तो हमें परेशान कर ही नहीं सकेगी। और अब तो पीवाईक्यू शुरू हो जाएगा, तो वो कमाल है। फिर रिवीजन, जो कमियां थी हमारे R1.0 2.0 में, जिसे और बेहतर बनाना था, वो दो ही चीजें थी। एक तो रिवीजन का होना, अब रिवीजन बेस्ट होगा, रिवीजन डेली होगा तो बेस्ट होगा। पीवाईक्यू शुरू हो जाएगा तो मिक्स टाइप के शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो खत्म। यानी दिसंबर के लिए अब हमें बिल्कुल तैयार होना है। कमर बांध लो और ये सोचो कि दिसंबर हमारा होना चाहिए। कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे, जी जान लगा देंगे, और दिसंबर की संस्कृत विभाग के सिलेक्शन अपने होने चाहिए। बस लग जाओ। आप लोगों में से, मतलब आप लोगों में से जो रेगुलर है ना, जो लगातार चल रहे हैं, उनमें से तो उनको खुद को विश्वास होने लग गया होगा कि गणित अब हमें परेशान नहीं कर सकती, हमारा सिलेक्शन निकल जाएगा, है ना। अब इसमें जो भी कमी आपको दिखती है, जो चीजें लग रही है, उसको सुधार करते हैं। और 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद निकालते हैं सिलेक्शन, और फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मतलब चौके पे चौके मारने शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे शुरू करते हैं। अच्छा, अपना जो नया होगा ना, अभी ये हो जाता है 3D ज्योमेट्री पूरा हो जाता है, और एक वो चल रहा है टॉपिक है ना, 3D कॉलेज वाला चल रहा है, यूजी वाला, उसमें बेलन बेलन बचा है। तो बेलन 1-2 दिन में या आज ही पूरा हो जाएगा लगभग, और नहीं हुआ तो कल पूरा हो जाएगा। तो बेलन पूरा हो जाएगा, फिर एक ऑप्टिमाइजेशन बचेगा, और एक ये 3D बचेगा। ये दो चल रहे हैं। ये जैसे ही पूरे हो जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि लगभग बुधवार तक ये पूरे हो जाएंगे, मंगलवार बुधवार तक ये पूरे हो जाएंगे। जैसे ही पूरे हो जाएंगे, हमारा आरपीसी 3.0 शुरू होगा, और धूम धमाके के साथ उसको शुरू करेंगे। और जो भी पहले अनियमित था, जो भी दिक्कतें थी आपकी, उसको सब भूल जाइएगा, और 3.0 से एकदम शुरुआत से शुरू करके और लग जाइएगा, बस झंडे गाड़ने। आ जाओ, तो हमने क्या पढ़ा था उस पर बात करते हैं।
हम पढ़ रहे थे 3D ज्योमेट्री, वहां पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। क्वेश्चन करते करते हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा लास्ट टाइम तक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस मुझे सिर्फ इतनी, मैं एक ही चीज मांगता हूँ आप लोगों से, और कुछ मत देना। 3.0 में खाली आप रेगुलरिटी मुझे दे देना, मैं कह रहा हूँ और कुछ मत देना, क्योंकि सारी चीजें मैंने बांध दी। सारी मैं क्लासेस लूंगा, रिवीजन की क्लासेस होंगी, PYQ की क्लासेस होंगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है रेगुलर रहना। बस आप तो क्लास में कैसे भी करके रेगुलर आ जाना। फिर आप चाहे बाहर जाके पढ़े मत पढ़ना, बस क्लास में आके पढ़ लेना, क्लास में आ जाना। 4 क्लासेस अपनी होनी शुरू हो जाएंगी। 4 क्लासेस में आप लोग रेगुलर हो जाना, उसके बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। और उसके बाद में एक टेस्ट दे देना, एक टेस्ट और दे देना, बस वो चाहे कैसे भी हो, एक टेस्ट दे देना, 4 क्लासेस ले लेना, बस। उसके बाद में आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा की। इस बार हमारा तरीका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, आ जाओ, चलो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोगों ने पहले भी तो पढ़ा हुआ है 2D में। अब 3D में क्या पढ़ रहे हैं? 3D में मामला ये है कि पहले जो हमारा त्रिभुज था वो कागज पे था। पिछली बार जो हमारा त्रिभुज था वो कागज पे था, इस बार हमारा त्रिभुज आकाश में है। मतलब त्रिभुज ही है ना, उसका क्षेत्रफल बदला है ना कुछ और बदला है। लेकिन बदला क्या है? उसके निर्देशांक बदले। पहले उसके निर्देशांक 2 ही हुआ करते थे, एक्स एंड वाई। समझ पा रहे? थोड़ा सा कल्पना करके देखिए। एक त्रिभुज है जो आपके फर्श पे पड़ा हुआ है। मान लो कोई त्रिभुजाकार चीज है, x1 y1, ये पहले इसके निर्देशांक हुआ करते थे। क्योंकि पहले ये कागज पे था, पहले ये बंदा कागज पे था। कागज पे था तो 2 ही निर्देशांक होते हैं, क्योंकि कागज द्विविमीय होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो द्विविमीय होता है तो 2 ही निर्देशांक होते हैं। तो पहले कागज पे था तो कोई परेशानी नहीं थी। इसका क्षेत्रफल भी बड़े आराम से निकाल लेते थे। इसका क्षेत्रफल भी आराम से आ जाता था। क्षेत्रफल बराबर होता था 1/2 सारणिक x1 y11 x2 y21 x1 y11 x2 y21 और x3 y31। ये आप निकाल लेना, इससे आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 2D में होता था। अब 3D में क्या दिक्कत है? 3D में दिक्कत है, ये जो त्रिभुज है ये आकाश में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। अब आकाश में कहीं भी हो सकता है तो इसके एक्स वाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड पे होता तो एक्स वाई होता। अब आकाश में है तो एक्स भी होगा, हर बिंदु का एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, है ना। एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। यानी इस बार 3 निर्देशांक होंगे। अगर यही चीज उठ के 3D में चली जाती है, क्या क्षेत्रफल बदलेगा? ना ना, नहीं बदलेगा। क्षेत्रफल वही रहेगा, क्षेत्रफल वही रहेगा। क्षेत्रफल वही रहेगा, क्षेत्रफल थोड़ी बदलता है। त्रिभुज तो वही है, कागज जमीन पे रखो चाहे आकाश में रखो, त्रिभुज तो वही है। तो क्षेत्रफल भी वही है, लेकिन निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा। क्योंकि इस बार आपके पास Z1 Z2 Z3 भी आ रहे हैं। इस बार आपके पास Z1 Z2 और Z3 भी आ रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा प्रक्षेप की सहायता से। प्रक्षेप की सहायता से, प्रक्षेप की सहायता से। जैसे मेरी लंबाई निकालनी है, अगर मेरी लंबाई निकालनी है तो एक अच्छा तरीका है कि यहां से मेरे पे लाइट डालो, दीवार पे मेरी परछाई बनाओ, और लंबाई यहाँ एक दीवार ले लो, इस दीवार पे एक स्केल बना दो, और यहां से मेरे पे लाइट डालो। जैसे ही मेरे पे लाइट डालोगे, मैं उतनी लाइट रोकूंगा जितनी मेरी लंबाई है। मैं कितनी लाइट रोकूंगा? मैं उतनी लाइट रोकूंगा जितनी मेरी लंबाई है। उसके बाद में तो लाइट पास हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरी उतनी परछाई बन जाएगी। तो दीवार पे जाके आप मेरी परछाई नाप सकते हैं, जिससे मेरी लंबाई आ जाएगी। इसे कहते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप बड़ा कमाल का आइडिया, बहुत जबरदस्त आइडिया। और 3D में प्रक्षेप सबसे कमाल काम करता है। आप चीजों के प्रक्षेप बनाते हैं, परछाइयां बनाते हैं, और परछाइयों से टोटल निकालते हैं। परछाइयों से टोटल निकालते हैं। अगर आपको मेरी लंबाई निकालनी है तो मेरी परछाई इधर से बनाओ, लाइट इधर से डालना, और इधर बनाओ, मेरी लंबाई निकल जाए। अच्छा, मेरी चौड़ाई निकालनी हो तो इधर से सामने से लाइट डालो, और पीछे देखो, ये मेरी चौड़ाई आ जाएगी, है ना। देखो प्रक्षेप, देखो ये प्रक्षेप है, ये प्रक्षेप है। और अगर आपको मेरे को यहां देखना है, ये वाली चौड़ाई देखनी है, तो ऊपर से लाइट डालो, जमीन पे परछाई देखो, आपको ये वाली चौड़ाई पता चल जाएगी कि यहां तक ये चौड़ाई जो है मेरी, ये कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, यहां वाली। ऊपर से लाइट डालो, यहां से डालो, ये चौड़ाई दिख जाएगी। इधर से लाइट डालो, लंबाई दिख जाएगी। तो
प्रक्षेप से आप चीजों को काउंट कर सकते हैं। 3D की चीजों को हम प्रक्षेप से कवर करते हैं। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस त्रिभुज को जो आकाश में है, इस त्रिभुज की 3 परछाइयां बनाएंगे, एक XY तल पर, एक YZ तल पर और एक तीसरे तल पे। इस तरीके से परछाइयां बनाएंगे। वैसे कल्पना करो, खाली टेंशन करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज कर लेना। हम इसकी 3 परछाइयां बनाएंगे। एक बनाएंगे A12, एक बनाएंगे A13, एक बनाएंगे A23। ये 3 परछाइयां क्या है, A12 है फर्स्ट और 2, पहला और दूसरा दोनों बिंदुओं को ले लो और क्षेत्रफल निकाल लो। पहला और दूसरा बिंदु लेके, A13 क्या है, पहला और तीसरा बिंदु लेके, माइनस आए तो प्लस कर देना क्योंकि ये क्षेत्रफल है 13। इस तरीके से आप पहला दूसरा बिंदु लेके, दूसरा तीसरा बिंदु लेके, पहला तीसरा बिंदु लेकर, और फिर टोटल क्षेत्रफल A बराबर आ जाएगा A12 का स्क्वायर, A23 का स्क्वायर, A31 का स्क्वायर, या 13 या 31 13 एक ही बात है। तो 12 21 12 23 31 है ना, दो दो को ले लेके तीनों निकाल लो, फिर कर दो, ये क्षेत्रफल A आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको याद होगी, एक सदिश से भी किया था हमने, सदिशों की सहायता से भी क्षेत्रफल निकालते थे। वो आसान पड़ता, इससे थोड़ा आसान पड़ता क्योंकि इसमें 3 निकालना पड़ रहा है। वो आसान था, उसमें ये था कि आप त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं के सदिश ले लो, कोई भी 2 भुजाओं के, मान लीजिए AB ले लिया, AC ले लिया, AB और AC की क्रॉस गुणा कर दो, AB क्रॉस AC की क्रॉस गुणा करके इनका परिमाण ले लो और 1/2 से गुणा कर दो। इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सदिशों की मदद से। और 3D में हम सदिशों की बहुत ज्यादा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सदिश हमारी चीजों को आसान कर देते हैं। सदिश, अब ये देखो, अभी साफ दिख रहे हैं, अगर सदिश नहीं लगाता हूं तो ये करना पड़ेगा, लेकिन सदिश लगाता हूं तो ये आसानी से हो जाएगा। तो आप सदिशों से करते हो तो AB सदिश निकाल लीजिए, AC सदिश निकाल लीजिए, दोनों की क्रॉस गुणा करिए, परिमाण निकालिए, 2 का भाग दे दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। वरना आप ऐसे निकाल लीजिए, 2 तरीके। तीसरा तरीका है हीरो का सूत्र। हीरो के सूत्र से आप AB की लंबाई निकाल लो, इस भुजा की लंबाई निकाल लो, इस भुजा की लंबाई निकाल लो, इस भुजा की लंबाई निकाल लो, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल के हीरो का सूत्र लगा दो, है ना। हीरोन का सूत्र है, हीरोन। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये लो, इससे भी निकाल सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी लगा लो। मेरे ख्याल से अगर आप तीनों में भी देखो तो सबसे इजी ये पड़ेगा, क्योंकि ये आसान होगा। AB AC डायरेक्ट घटाए AB वेक्टर आ गया, डायरेक्ट घटाया AC वेक्टर आ गया, दोनों को लिया, सारणी का मान निकाला और काम हो गया। तो इससे आपका आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकल कभी पूछ ले, तो ये काम आ जाएगा। तो 1 2 3 में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संरेखीय होने की शर्त। सदिश वाला ठीक रहेगा, सदिश हमने पढ़ा हुआ भी है, आसान भी है वो, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान पड़ता है वो। तो संरेखीय होने की प्रतिबंध या कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, 3 बिंदु एक रेखा में हो, इसकी होने की क्या शर्त है। 3 बिंदु एक ही रेखा में, देखो 2 बिंदु हमेशा एक रेखा में होते हैं, 2 बिंदुओं को आप बचा ही नहीं सकते, 2 बिंदु हमेशा एक रेखा में होंगे ही होंगे। वो एक रेखा में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक 2 बिंदुओं से एक रेखा जाती है। इसे यूक्लिड का पोस्टुलेट कहते हैं। यूक्लिड का सबसे पहला पोस्टुलेट में यही था कि 2 बिंदुओं से एक रेखा जाती है। जब भी 2 बिंदु आएंगे उनसे हमेशा एक रेखा जाएगी और अद्वितीय रेखा जाएगी, इकलौती रेखा जाएगी। ए और बी को मिलाओगे,
अगर ए और बी दो भिन्न भिन्न बिंदु है, अलग अलग बिंदु है, तो उनको मिलाने वाली एक रेखा होगी और एक ही रेखा बनेगी वो, और दूसरी रेखा नहीं बन सकती। अब मैं जैसे ए और बी को मिलाने वाली लाइन खींचूं तो ये एक ही लाइन बनेगी। क्या कोई और लाइन खींच सकते हो जिससे ए और बी मिल जाए? नहीं। तो प्रत्येक दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा है। दो बिंदुओं से तो एक लाइन जाती जाती है, लेकिन क्या तीसरे बिंदु भी इसी रेखा पर है? तब तो हम कहते हैं कि संरेखीय है। अगर सी इसी लाइन पर है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं हो, ए बी को मिलाने वाली रेखा के ऊपर ही अगर सी है तो हम कहते हैं कि भाई संरेखीय, हम कहते हैं संरेखीय। ठीक है, लीनियरिटी है। अब अगर गौर करो, अगर सी लाइन पर ना होता, अगर सी लाइन पर ना होता बल्कि ऊपर होता या नीचे होता, अगर सी इस रेखा पर ना होकर ऊपर होता या नीचे होता, तो फिर आपका त्रिभुज बनता। त्रिभुज बनता तो क्षेत्रफल आता, त्रिभुज बनता तो क्षेत्रफल आता। अब रेखा पे आने का मतलब है आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल भी कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे तरीका हो गया क्षेत्रफल, अगर संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा। एक रेखा में होने का शर्त है कि क्षेत्रफल 0 होगा। एक शर्त तो ये होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये भी होती है, सदिशों की सहायता से चेक कर सकते हो। अगर एक रेखा में है तो ए सी और ए बी दोनों समानांतर होंगे। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों समानांतर होंगे, होंगे नहीं होंगे? समांतर होंगे। ए सी और ए बी एक लाइन पे होंगे तो समांतर होंगे। और समांतर होने की शर्त क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, समांतर होंगे। ठीक है, एक ये हो सकता है, या फिर एक और हो सकता है कि सी यहाँ है, ये कहाँ है, कहीं भी हो सकता है सी, क्योंकि जरूरी नहीं सी बीच में ही हो, सी वहां पे हो सकता है, सी यहाँ पे हो सकता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये दूरी ए सी प्लस बी सी बराबर होगा आपका ए बी। इस केस में ए बी बराबर हुआ ए सी प्लस बी सी, यानी दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होगा। और तीसरी दूरी कौन सी? बड़ी वाली। तो दो छोटी दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। अगर दूरियों के आधार पर बात करो तो दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, दो छोटी दूरियां, जो भी तीनों दूरियां निकाल लो, तीनों दूरियों में से दो जो छोटी दूरियां हैं उनका जोड़ करो और देखो क्या बड़ी वाली के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब है कि ये एक रेखा में, अदरवाइज रेखा में नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगला, हाँ, त्रिभुज से संबंधित वर्त, ये बड़ा है, ये हमने 2D में भी पढ़ा था, 2D में भी पढ़ा था, लेकिन 3D में इनके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 3D में आपका जेड और आ जाता है और वो फॉर्मूला चेंज कर देता है। तो कौन कौन से व्रत होते हैं? तो कई प्रकार के व्रत होते हैं, कई प्रकार के व्रत होते हैं, लेकिन केंद्र ज्यादा होते हैं, केंद्र ज्यादा होते हैं। केंद्रक में एक होता है केंद्रक, एक होता है अंतः केंद्र, एक होता है परिकेंद्र। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, सेंट्रोइड, इन सेंटर, परी सेंटर, जिसे पेरी सेंटर कहते हैं, तीन हो गए। एक होता है बाह्य व्रत, बाह्य व्रत के केंद्र, और एक होता है लंब केंद्र, लंबों से बना हुआ केंद्र। तो ये जो कई केंद्र होते हैं ये बारी बारी से सारे पढ़ेंगे, जिसमें से दो व्रत है, जिसमें से दो व्रत है, एक अंतःव्रत है, एक परिव्रत है। अंदर बनने वाला व्रत त्रिभुज के, और एक बाहर बनने वाला। तो हम जिन जिन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है, एक तो है केंद्र जिसे कहते हैं सेंट्रॉइड, दूसरा पढ़ने वाले हैं केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, और एक बहिष केंद्र, एक्सटर्नल
सर्कल का सेंटर बहिश। यार बहिश क्या लिखता उसी, बहिश। ये लिखते हैं ना बहिश केंद्र, बहिश केंद्र, बहिश केंद्र मतलब एक्सटर्नल सेंटर। ये आपके, हाँ वो शय थोड़े बीच में आता है ना, बीच में शय आता होगा, बहिश केंद्र। ठीक है, चलो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, सबके फॉर्मूलों को समझते हैं, कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। 2D में पढ़ा होगा। अच्छी बात यह कि 2D का फायदा आपको 3D में मिल जाएगा, क्योंकि 2D वाला ही चीजें तो वही है ना, केंद्र तो केंद्र की है। हाँ सूत्र बदल सकता है, क्योंकि 2D का अलग था, क्योंकि 2D में 2 डायमेंशन था, 3D 3 डायमेंशन है, तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो पहले केंद्रक वेंद्रक इन सब पे आते हैं बारी बारी से, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहले त्रिभुज का केंद्र। केंद्र क्या होता है कि सेंट्रोइड, जिसको कहते हैं सेंट्रोइड। आपको क्या करना है, त्रिभुज के हर शीर्ष से मध्य का खींचना। हम तो मतलब कंप्यूटर में भी टाइप करना हो मन तो मतलब ये लिखने को नहीं, कई बार वन शुद्ध हिंदी आ रहा लिखे कौन जाए, फिर इंग्लिश में मान काम चलाना पड़े। हाँ वो कल की बात है, कल मेरा बर्थडे था, तो मेरी बहन है एक जो शिकागो में रहती है, कल वो आई हुई थी, तो वो बता रही थी वो काफी, क्योंकि जो बाहर रहते हैं फॉरेन में इनको छुट्टियां कम मिलती है, बहुत बहुत कम छुट्टियां मिलती है, और फिर अमेरिका से यहाँ आना फिर वापस जाना, तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम उसका हो जाता है। वो मेरे साथ ही है, लगभग हम दोनों में 6 महीने का गैप है, तो वो मेरी एज की है। तो अभी वो जस्ट आई हुई थी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले आई थी, तो बर्थडे था कल, तो कल वो मेरे साथ यहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया, वो आ गई। तो फिर उसने सेटअप वेटअप देखा और देखा, तो वो बता रही थी कि यार तुम मतलब इस हिसाब से कि यार तुम ज्यादा अपडेटेड हो गए हो, मतलब डिजिटल चीजों को तुम लोगों ने इतना अच्छे से अपनाया है, इतना अभी हमारे वहां नहीं अपनाया गया। तो मैंने कहा यार मैं तो ये सोचता हूँ कि अमेरिका तो बहुत आगे है। बोला नहीं नहीं, इस मामले में जो ये जो अभी आप लोग जो कर रहे हैं या जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, वो कमाल है, वो मतलब कमाल है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? बोला हमारे यहाँ होता है, हमारे जैसे यूपीआई है, तो यूपीआई हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड होता है, और क्रेडिट कार्ड क्या पीछे वो डला रहता है, वो क्रेडिट कार्ड उसमें एप्पल पे होता है उनका, जैसे आईफोन होता है ना उसमें एप्पल पे करके होता है एक, तो उनसे हम पेमेंट करते हैं, हमारा वैसे पेमेंट होता है। हाँ क्रेडिट कार्ड उसमें डिजिटली होते हैं, मशीन के पास ले जाते हैं, पिन मांगता है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाता है, हम क्रेडिट कार्ड को पे करते हैं। इस तरीके से होता है, यूपीआई जैसा हमारा झंझट नहीं है। और इंटरनेट के बारे में बात चल रही थी, तो बोला नेट, यार हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स की बात चली, तो मैंने कहा नेटफ्लिक्स हमारे यहाँ तो लगभग सबके पास ही रहता है परिवार में। तो बोला नेटफ्लिक्स हमारे यहाँ तो बहुत महंगा है। मैंने कहा कैसे? बोले $25 लगते हैं हमारे एक महीने के। $25 का एक महीने का आता है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो 199 का आता है। तो उसने कहा हमारा $25 का आता है। और यही नेट का मैंने पूछा कि नेट का कितना आता है? नेट का हमारे पर मंथ का जो मेरा चार्जेस है वो लगभग $70 या $80 होता है, $70-80 से उनका डेटा चलता है, और वो नेट यूज नहीं करने देते। लेकिन उसने कहा कि हमारे वो एक चीज ये जरूर है कि जो डिजिटल चीजें हैं, जिस तरीके से इंडिया इन 2-3 सालों में बढ़ा है, वो रफ्तार बहुत ज्यादा है, इतनी रफ्तार वहां पे नहीं आ पाई। मतलब जितनी तरीके से इंडिया ओपन रहा ये पिछले, मैंने कहा कोविड के बाद ही हुआ है हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी कोविड के बाद ही हुआ है। मतलब कोविड के बाद जो चीजें बदली है इंडिया में, वो बहुत एक्सट्रीम है, खासकर एजुकेशन सेक्टर जो है, ये जो ऑनलाइन का जो ट्रेंड बढ़ा है। आज तो हमारे यहाँ देखे तो भारत में तो लगभग सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी हर चीज अब वो ऑनलाइन 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 डाले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना हमारे यहाँ नहीं हुआ जितना अभी आप लोगों के यहाँ ये चीजें आ रही है। मैंने कहा भाई हम तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से। और मुझे लगा भी उसकी बातें जब मैंने की और की, तो मैंने लगा यार हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं इस हिसाब से, तो क्योंकि वो मुझे कई चीजें पूछ रही थी कि ये क्या है। मैंने कहा ये तुझे नहीं पता? तो नहीं, जबकि वो आईटी फील्ड में ही है, वहां पे एक कंपनी है उसमें वो आईटी में ही है, आईटी कंसल्टेंट है उसमें काम करती है। तो वो बताए उसके ये क्या है? मैंने कहा ये व्हाइट बोर्ड है, वैसे ये जैसे बोर्ड होता है इसे डिजिटल बोर्ड कहते हैं। तो बोला इससे फिर तुम कैसे लाइव क्लास कैसे लेते हो, कैसे करते हो? तो उसको बता के मुझे खुशी हो रही थी। मैंने कहा देखो अमेरिका वालों को भी ऐसे समझाना पड़ा, इंडिया वाले ऐसे अमेरिका वालों को समझा रहे हैं, मतलब ज्ञान दे रहे हैं कि देखो वो डिजिटल बोर्ड है, वो कैमरो है,
एक ऐप हुआ है भी के जरिए मैं लाइव क्लास पर जाऊँ, तो वो बड़ी उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतना सब कुछ ऐसे बदल गया। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या, थोड़ा सा ये भी है कि जो अमेरिका में रहते हैं ना, उन लोगों को लगता है इंडिया बहुत बैकवर्ड है। ये हकीकत की बात है, क्योंकि वो तो इंडिया में पली बड़ी है। अभी लगभग 8 या 9 साल ही उसको हुए हैं अमेरिका गए हुए, तो वो तो इंडिया में पली बड़ी है। लेकिन उसे उसके 8-9 महीनों 8-9 सालों में उसको ये दिमाग में सेट हो गया कि इंडिया बहुत बैकवर्ड है। और जब क्योंकि वो जब आते हैं ना इंडिया में, तभी अच्छा इंडिया में आते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं। मैंने कहा कि भी अभी हमारे यहाँ परिवार में पूल पार्टी होती है। अच्छा पूल पार्टी इंडिया में भी होती है? मैंने कहा हाँ इंडिया में होती है। तो मैंने तो सोचा कि अमेरिका में ही होती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब इंडिया में बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पे हमारे यहाँ लोन जो होता है वो 1 मिनट में हो जाता है। कभी हमारे जो है नेशनल सिक्योरिटी नंबर है वो देने पड़ते हैं, और आपका पासवर्ड की जो कॉपी होती है वो ऑनलाइन चली जाती है और लोन पास हो जाता है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो इससे जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ तो दिन में 50 बार फोन आवे, लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो। हमारे तो दिन में सारा दिन लोन ही निकाला मैं तो लोन आने टालता रहे वहां, नहीं नहीं लेना नहीं लेना। लेकिन यकीन को नहीं हो रहा कि इतना कुछ इतने सालों में, मतलब पिछले 3-4 सालों में इतना बदल गया। तो ऐसा प्राउड फील हुआ, मुझे लगा यार तो काम तो हम कमाल कर रहे हैं। हम ऐसे वैसे तो नहीं है, अमेरिका को टक्कर तो दे रहे हैं इस मामले में, तो एटलीस्ट डिजिटल इंडिया में तो। हाँ नहीं बहुत बढ़िया किया इस बार। ये डिजिटल क्रांति जो हुई है ना, ये कमाल की हुई है। इसने मतलब ठिकाने साला ये तो, मतलब अमेरिका इस मामले में बहुत पिछड़ गया है हमारे इस चीज के मामले में। इतना वहाँ नेट यूज नहीं करते, वहाँ बच्चा ज्यादा मोबाइल नहीं चलाता, मोबाइल नहीं करने देते। वो कहता है मोबाइल, हमने कहा हमारे यहाँ बच्चा तो 4-5 घंटे तो एवरेज होता है हमारे बच्चों का। हमारे बच्चे 4-5 घंटे तो नेट चलाते ही चलाते हैं। तो बोला नहीं हमारे यहाँ तो चलाते ही नहीं, हमारे यहाँ तो स्कूल जाता है बच्चा, फिर घर आता है, फिर वो खेलने लग जाता है, फिर वो बाकी अपना जो काम होता है उसको निपटाता है, दूसरे दिन स्कूल चला जाता है, फिर आ जाता है। हमने कहा हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारा तो बढ़िया ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस कम है। तो चलो वही बात बता रहे थे कि भाई अब डिजिटल इंडिया हो गया है। तो केंद्र क्या होता है, आप एक त्रिभुज लीजिए, उस त्रिभुज में सभी शीर्षों से आप माध्यिकाएं खींचिए। माध्यिकाएं क्या होती है, जो शीर्ष से निकलती हो और सामने वाली भुजा को जाके दो टुकड़े कर देती हो, सामने वाली भुजा को जाके दो टुकड़े कर देती हो। ए बी सी और ये आगे डी। अच्छा वो एक छोटी, चलो एक छोटा सा और संदर्भ सुना दे दो। तो वो बात कहती कि हमारे अमेरिका में बच्चों को डांटना, और कुत्ते और बच्चे दोनों के लिए बहुत सख्त नियम है। एक तो आप कुत्तों को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गली में कुत्ते नहीं होते, पालतू कुत्ते होते हैं। जितने भी कुत्ते वहां होते हैं पालतू होते हैं। तो आप कुत्तों को कुत्ता नहीं कह सकते। नंबर एक बात है, आपको पहले पूछना पड़ता है किसका नाम क्या है। तो उसका नाम मान लीजिए टॉमी है, तो फिर आप बोलते हो टॉमी यू आर सो स्वीट। तो एक तो आप कुत्तों को कुत्ता नहीं बोल सकते, पहली बात तो ये आप सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है। कुत्तों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, तो कुत्ते के प्रति आपको बहुत रहना पड़ता है नजदीक। प्लस बच्चों का बहुत सख्त है, बच्चों का इतना सख्त है कि कोई माँ बाप, खुद माँ बाप भी बच्चों को मार नहीं सकते। तो अगर दूसरे दिन जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो एक तरह के साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी होते हैं। तो अगर बच्चे की कोई भी चोट लगी हुई है, बच्चा गुमसुम बैठा है, तो जो टीचर्स होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, क्या बात हुई बेटा, क्यों उदास हो, क्या दिक्कत हो गई। तो वो सब बातें करते हैं। बातें करते हैं, उसके कोई चोट का निशान मिल गया, अगर उसके शरीर पे कोई चोट का निशान मिल गया, तो वो उसी स्कूल में नर्स भी होती है, नर्स भी अपॉइंटेड होती है। फिर वो नर्स उसको चेक करती है कि वो निशान किस बात का है, गिरने से लगा है या चोट करने से लगा है। फिर वो उसको बैठ के उसे पूछती है। अगर वो बच्चा कह देता है कि मेरे पापा या मम्मी ने मुझे मारा है, तो मामला बिगड़ जाता है। और हाथों हाथ वो उस बच्चे को ले जाके, उनके लिए अलग से एक सिस्टम होता है, जैसे हमारे बाल बच्चों का, उनका एक अलग फॉस्टर कहते हैं, फॉस्टर करके कुछ कहते हैं। उस सिस्टम, फॉस्टर सिस्टम में बच्चे को डाल देते हैं और माँ बाप को उठा के जेल में ले जाते हैं। तो बोले, तो मेरी वाइफ कहती है, मेरी वाइफ क्या, कई बार बच्चों को गुस्से में पट लगा देती है। तो मेरी वाइफ कहती है इस हिसाब से तो मुझे उम्र कैद हो जाती। अच्छा मैं इंडिया में हूँ, अगर अमेरिका में होती तो अब तक मैंने उम्र कैद होती। क्योंकि मेरी वाइफ क्या होती है कि गुस्से में आते पटक, एक इधर एक पट, वो जल्दी से घूम जाता है उसका। तो क्या अगर अमेरिका में होती तो मैं तो पक्का उम्र कैद होती मुझे। वो इतने सख्त नहीं। उसने कहा कि मैंने एक दिन क्या हुआ कि गुस्सा आ गया था, तो मैंने इसका कान ऐसे पकड़ लिया यहाँ से, यूं यूं कान दबा दिया, प्रेस हो गया कान। और कान प्रेस होते ही वो लाल हो गया यहाँ से। अब कान लाल हो गया तो बोले मुझे टेंशन हो गई। अब उसका कान लाल, और उस दिन वो ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो कान लाल हो गया और ठंड की वजह से और ज्यादा लाल हो गया। अब मुझे टेंशन हो गई कि कल ये स्कूल जाएगा, और स्कूल जाते ही अगर मान ले मैडम ने चेक कर लिया, मैडम ने देख लिया और पूछा कि ये कान लाल कैसे हुआ, और
इसने कह दिया कि मम्मी की वजह से हो गया, तो भाई मुश्किल हो गया। दूसरा देखिए इंडियन है, अब इंडियन अमेरिका में रह रहा है, तो एक तो वैसे ही एक मूल निवासी होता है, वहां का खुद का निवासी होता है, तो एटलीस्ट वो थोड़ा खुद भी थोड़ा बहुत स्पेस तो क्रिएट होता ही है। लेकिन एक बाहर का आदमी है तो वो ज्यादा परेशान होता है कि यार कल कुछ बात होगी तो यहाँ इस कंट्री में कौन है हमारा, तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो उसने कहा कि मैं टेंशन होगी, रात नींद नहीं आई तो क्या होगा। अच्छा छुट्टी करवा नहीं सकते, बोलो छुट्टी करवाते तो दिन में 3-4 बार फोन आ जाते हैं, आपका बच्चा क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा बीमार पड़ गया क्या, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर को पूछा, आपने उसे अपॉइंटमेंट ली। ऐसे मतलब खुदाई करना शुरू कर देते हैं जैसे कोई अपराध कर दिया। तो वो कह रहे बच्चों के लिए और कुत्तों के लिए बड़ा सख्त है वहां पे। हाँ एक चीज अच्छी है, पति पत्नी लड़ते रहो चाहे, ये बढ़िया बात लगी कि पति पत्नी आपस में लड़ते रहो, उनकी छूट है, पति पत्नी लड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को आप परेशान नहीं कर सकते, कुत्तों को परेशान नहीं कर सकते। तो चलो वापस आते हैं। तो ये हमारा ये वाला भाग बराबर है ना, बी डी बराबर है डी से। और अब यहां से भी एक ऐसा ही माध्य का दोबारा खींचो जो आपके सामने वाली भुजा पे जाए, इसके 2 टुकड़े कर दे। फिर ऐसे ही सी से भी एक माध्य का खींचो जो जाए। अब इन तीनों ही माध्यिकाओं में एक खास बात होगी कि तीनों ही माध्यिकाएं एक बिंदु से जाएगी, इसी का नाम केंद्रक है, इसी का नाम केंद्रक है, ये केंद्र कहलाता है। मैं तो कौन हूं तो भाई, मैं तो कौन मारू छोरा ने, ठीक कौन मारू, इंडिया में कौन मारू, तो अमेरिका में तो पक्का ही कौन मारता, अमेरिका में तो पक्का ही नहीं मारता, यही नहीं मारता मैं। X3 Y3 Z3। तो ये तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो। आपको एक मूवी देखनी चाहिए, एक मूवी थी मिसेस चैटर्जी इन नॉर्वे। आप लोग अभी मूवी आई थी रानी मुखर्जी की, कुछ टाइम पहले आई थी, शायद 2-3 साल हो गए होंगे। अगर उस मूवी को देखें तो उस मूवी में बिल्कुल ऐसा कैसा दिखाया गया कि कैसे ये जो विकसित देश है, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों में कैसे चलता है ये सारा रैकेट, बच्चों को लेके कैसे उनका रहता है। रानी मुखर्जी उसमें मैन रोल देख ली क्या आपने, अच्छा बढ़िया बात है देख ली। तो उसमें थी, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, मिसिस चैटर्जी इन नॉर्वे, ऐसे कुछ उस मूवी का नाम है, मिसिस चैटर्जी इन नॉर्वे। तो वो अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ती है, वो वैसे ही क्या, वो अमेरिका में जाती है, वो नॉर्वे में जाती है। हाँ रियल स्टोरी है, वो रियल स्टोरी है, इन उन देशों में ऐसा ही होता है। हमें अजीब लगता है क्योंकि हम लोग इस तरीके से नहीं होते ना, तो हमें वो अजीब लगता है, तो वहां पे ऐसे ही होता है बिल्कुल। बच्चों को आप कुछ नहीं कह सकते, और बच्चों का एकदम उन्होंने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने रूल बनाया कि बच्चे को फीड कैसे करना है, खिलाना कैसे है, गाइड कैसे करना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट तय किया हुआ है। अगर आप उस रूल से बच्चे को नहीं पालते हैं, यही नाम है ना, हाँ यही नाम है उसका मूवी का, मिसेस चैटर्जी इन नॉर्वे। तो उसमें वो अपने बच्चे, उस बच्चे को छीन लेती है, जबकि वो अच्छी माँ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो माँ अच्छी होती है, लेकिन फिर उस बच्चे को वहां से जो कोर्ट है वो उस बच्चे को अलग करके फॉस्टर रूम, फॉस्टर होम होते हैं, उनमें डलवा देते हैं और उसको अलग कर देते हैं। फिर वो बहुत लड़ाई लड़ती है अपने बच्चे के लिए, और फिर इंडिया में आकर भी लड़ती है, लास्ट में शायद वो जीत जाती है और उसको बच्चा बच्चा मिल जाता है। तो उसकी पूरी मूवी इसी पे थी। हाँ तो ये हमारा कौन आ गया, केंद्र। केंद्रक बड़ा आसान होता है, तीनों को जोड़ो 3 का भाग दे दो बस, तीनों को जोड़ो 3 का भाग दे दो। तो केंद्रक होता क्या है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटती है उसको केंद्र कहते हैं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटती है उसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई व्रत व्रत नहीं है, कोई व्रत व्रत नहीं है, केंद्र के एक बिंदु का नाम है, केंद्र के एक बिंदु का नाम है। और सबसे बड़ी बात, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये द्रव्यमान केंद्र भी कहलाता है। यहाँ पे सारा द्रव्यमान, अगर त्रिभुज मान लीजिए धातु का बना हुआ होता तो सारा द्रव्यमान इसके ऊपर होता है, इसको द्रव्यमान केंद्र यानी मास सेंटर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास जिसको कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र ये वही होता है केंद्र के। बाहर केंद्र, कई नाम है इसके। आगे आते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त परिवर्त कहलाता है, और उसका केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। ये है आपका परिवर्त।
त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त, परिवृत्त, सरकम सेंटर, ये अंदर होता है। बच्चों को अलग, मतलब अब जैसे मेरे बच्चे 7 साल 8 साल के हो गए, तो मैं बच्चों को, हमारे बच्चे हमारे साथ सोते हैं, वो कहते हैं यहाँ ऐसे नहीं कर सकते आप अमेरिका में। अमेरिका में तो आप छोटे से बच्चे को ही, जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, मतलब जब खाना वाना शुरू कर दे, तो आपको बच्चे को 2 साल के बच्चे को बाहर अकेले रूम में सुलाना पड़ता है। भाई कार जो फाड़ जाए मारो, आज तक इतना बड़ा हो गया तो ही एंटर लगे। तो टावरा ने किया, कमरा में अकेला सुला दिया। बोले नहीं, बच्चों को अकेले सुलाओ ताकि वो तैयार हो। अब तेरी, अब तो किए तैयार करने, पागल है। विकसित देश भी विकसित हो गया कि मतलब थोड़ी अकलमंद हो गया, पागल तो तब भी हो ही सके। एबीसी आ जाओ। इसका केंद्र यहाँ होता है, अंदर होता है, ये परिकेंद्र है ना। ये आप इसको, ये केंद्र, इसको मिला दो, ये होगी आपकी त्रिज्याएं, कैपिटल आर और कैपिटल आर। अब इसका निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस बिंदु O का निर्देशांक निकालने के लिए एक तो सूत्र है, लेकिन वो काम का नहीं है, बेकार है। सूत्र बताऊंगा लेकिन सूत्र काम का नहीं है। ये तीनों दूरियां आप O एक बिंदु मान लो XYZ, O एक बिंदु मान लो XYZ, अभी सवाल भी करेंगे इस पे। एक बिंदु मान लो XYZ और उसके तीनों शीर्षों से दूरियां निकालो, क्योंकि तीनों त्रिज्याएं हैं तो तीनों बराबर होंगी। इस तरीके से आप XYZ के मान निकालो, इस तरीके से केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लो। एक तरीका ये पड़ता है, ये सुगम है, बढ़िया है और आसान है। जो दूसरा तरीका बताने वाला हूं उससे आसान है। तो तीनों दूरियां, O की A से दूरी, O की B से दूरी, O की C से दूरी, तीनों दूरियां निकालो, तीनों बराबर होंगी क्योंकि तीनों त्रिज्याएं हैं। तीनों बराबर इसलिए क्योंकि तीनों त्रिज्या है। तो O का मान निकल जाएगा, O का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया, ये तो हो गया एक तरीका, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं तो बराबर होती है ना, तो ये और ये बराबर है। दूसरा एक सूत्र और है, वो कहता है कि एक काम इससे भी निकाला जा सकता है, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, x3 sin 2c बट्टा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। और यही सब कुछ सेम y के लिए, यही सेम z के लिए। बस x की जगह y लिख देना और y की जगह z लिख देना, ये लगाओ। लेकिन ये बहुत लंबा है, लंबा इसलिए है कि आपको sin 2a का मान चाहिए होगा, और sin 2a का जो मान होता है वो बराबर होता है, क्योंकि कोण तो हमारे पास है ही नहीं, तो इनका मान कैसे निकलेगा। इनका मान निकालने के लिए हमें सूत्र लगाने पड़ेंगे, इनके मान निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, कोज्या सूत्र या कोसाइन सूत्र। कोसाइन सूत्र, अगर ये A शीर्ष है, इसके सामने की भुजा का नाम A, B के सामने की भुजा का नाम B और C के सामने की C, तो कोस A का मान कोस सूत्र द्वारा बराबर होता है कि जिन दो भुजाओं से ये कोण निकला है उन दोनों के वर्गों का योग माइनस सामने वाली भुजा बटा 2BC। इस तरीके से कोस A निकाल लो, कोस A को कन्वर्ट करके साइन A बना लो, कोस A साइन A का मान रख के साइन 2A निकाल लो, इसी प्रकार से साइन 2B निकालो, साइन 2C निकालो, ये सारे मान रखो, सॉल्व करके परिकेंद्र ज्ञात कर लो। तो ऑब्वियसली बात है, कोई ज्ञात ऐसे तो नहीं करेगा, इतना लंबा कौन जाएगा। कौन पहले कोस A निकालेगा, पहले तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालनी पड़ेगी ना आपको। तीनों शीर्ष है, तीनों शीर्ष से तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालो, लंबाइयां निकालने के बाद फिर कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालो, फिर कॉस ए कॉस बी कॉस सी को साइन में चेंज करो, कॉस से साइन में आ जाएगा। साइन बराबर होता है, अगर कॉस का मान है, साइन का मान निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस का मान रख के साइन में बदल लो, साइन निकल जाएगा। ठीक है, वो साइन ए निकल जाएगा। अब साइन ए निकलने के बाद साइन ए कॉस ए दोनों आ गया, दोनों रख के साइन 2a निकाल लो। अब यही सेम प्रोसेस साइन 2b के लिए, यही सेम प्रोसेस साइन 2c के लिए, सबके लिए करके मान रख दो और सोल्व कर लो। तो लंबा है, बेहतर है हम यही, इसलिए मैंने पहले कहा था हम यही यूज करेंगे, ये आसान है और ये बाय ऑप्शन जल्दी हो भी जाता है। कई बार तो ऑप्शन से ही काम हो जाता है, तो और ही बढ़िया काम है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें परिकेंद्र।
तीसरा आ जाता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है। अच्छा, ये ध्यान रखना एक चीज और इसके बारे में, वैसे तो मैं इसको आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ। एक बार तो 10th में जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी तब पढ़ाया था, एक 2D में पढ़ा चुका कि परिकेंद्र बनता कैसे है। परिकेंद्र बनता है जो भुजाएं होती है, जो भुजा होती है, भुजा का एक बाइसेक्टर खींचो, मतलब एक समद्विभाजक खींचो, और वो भी समद्विभाजक नहीं, लंब समद्विभाजक, भुजा का लंब समद्विभाजक। प्रत्येक भुजा का लंब मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाता हो और उसको समद्विभाजित भी करता हो। हर भुजा का लंब समद्विभाजक खींचो, मतलब ऐसी भुजा जो उस भुजा को समद्विभाजित भी करती हो, जैसे अब ये भुजा है, इस भुजा को समद्विभाजित भी करता हो और इस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाता हो, उसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। जो समद्विभाजित भी करता है और 90 का कोण भी बनाता है। तो ये जो लंब समद्विभाजक है ये खींचो, हर भुजा का खींचो, पहली भुजा का, दूसरी भुजा का, तीसरी भुजा का, तीनों को खींचो। तो तीनों को खींचोगे तो पता चलेगा ये एक बिंदु से जाते हैं, तीनों के तीनों एक बिंदु से जाते हैं, उसी का नाम परिकेंद्र है। तो ये परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। आपके जो लंब समद्विभाजक है वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक बिंदु पे काटते हैं, उसको भुजा का लंब समद्विभाजक केंद्र कहते हैं और वो परिकेंद्र कहलाता है। उसके बाद में अगला है त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे बनता है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का समद्विभाजन करो, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का समद्विभाजन करो। जैसे ये कोण है, इस कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब फिर इस कोण का समद्विभाजक, फिर इस कोण का समद्विभाजक। इन तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु से जाते हैं। तीनों ही कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु से जाते हैं वो अंतः केंद्र कहलाते हैं। और अब वृत्त बना दो, ये अंतःवृत्त कहलाता है, ये अंतःवृत्त हो गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, हाँ। ये क्यों हुआ, कोण अर्धकों का कटान बिंदु। जो कोण अर्धक है, कटान वर्ड मन भी बहुत चौखा लगे, ये कटान शब्द मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। प्रतिच्छेद बिंदु में और कटान बिंदु में, है ना, कटान में काटने वाली फीलिंग आती है। तो वो जो पहली बार मैंने सुना था ना कटान बिंदु, तो मुझे कटान बिंदु ज्यादा पसंद आता है, तो मैं नॉर्मली बोलता भी रहता हूँ कटान बिंदु, क्योंकि सुनने में, साउंड करने में अच्छा लगता है। प्रतिच्छेद बिंदु, ऑब्वियसली बात है, शुद्ध हिंदी में प्रतिच्छेद बिंदु ही होता है, लेकिन कटान बिंदु की फीलिंग थोड़ी सी अलग है। तो सभी कोणों के जो समद्विभाजक है, सभी कोणों के जो समद्विभाजक है, हर कोण का समद्विभाजक निकाल लो, तीनों एक जगह से जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, और वो अंतः केंद्र होगा। और खींच लो, इसका निर्देशांक निकालना हो आपको, तो ए शीर्ष के सामने की भुजा को ए लंबाई बोलो, इस लंबाई को ए बोलो, बी के सामने कोण की भुजा को बी लंबाई बोलो, सी के सामने की भुजा की लंबाई को सी बोलो। शीर्षों का ध्यान रखना है, शीर्षों का सामना है ए बी सी। अरे भाई थ्योरी नहीं बदलती ना, थ्योरी थोड़ी बदल सकती है आप, ये थोड़ी कि 2D पढ़ रहे हैं तो अंतः केंद्र कुछ और होगा, 3D पढ़ रहे हैं तो अंतः केंद्र कुछ और होगा, 4D पढ़ रहे हैं तो अंतः केंद्र कुछ और हो जाएगा, है ना। तो जो मेन चीज है वो नहीं बदलती, फॉर्मूलों में चेंज आ सकता है। अब 3D है तो 3D के हिसाब से हो सकते हैं, 2D है तो 2D के हिसाब से हो सकता है, हल्का हल्का छोटा छोटा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। यही चीज तो अच्छी रहती है कि आइडिया चेंज नहीं होता। एक जेड वाला हो रहा है क्या?
हाँ, डिवाइड में a प्लस बी प्लस ए। अच्छा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना, ये गलत लिख दिया। ये आपका हो गया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र 3 हो गए, चौथे पे बढ़ते हैं। चौथा है लंब केंद्र। लंब केंद्र का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको भी फॉर्मूले के बिना ही निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसका भी लेंथी होता है। इसमें क्या करना होता है, प्रत्येक शीर्ष से लंब डालना होता है। कैसे? प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालो, और तीनों लंब एक बिंदु से जाएंगे। लंबों का केंद्र लंब केंद्र, लंबों का केंद्र लंब केंद्र। हाँ, कर दिया मैंने, ठीक है ना। अपॉन, सही है। तो ये लंब केंद्र हो गया, ये आपका त्रिभुज आ गया ABC। इस केंद्र को आप लंब केंद्र कहते हैं। अब लंब केंद्र के लिए फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला फिर कोणों पे डिपेंड करता है, और कोणों पे डिपेंड करता है तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि कोण निकालने में टाइम लगता है। कोण निकालने के लिए पहले भुजाएं निकालो, भुजाओं से फिर कोण निकालो। फॉर्मूला ये है कि x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C। अब इसी चीज को फिर y1 y2 y3 के साथ दोहराओ, इसी चीज को z के साथ दोहराओ। सेम सेम। लेकिन वही बात है, इस बार भी आपको फिर वही काम बढ़ गया। पहले एक बार cos A निकलेगा, cos A से sin A निकलेगा, फिर cos A sin A से tan A बनेगा। लेकिन थोड़ा आसान ठीक है, cos A निकल जाएगा, cos A निकल जाएगा तो आधार बट्टा कर्ण मिल जाएगा, आधार बट्टा कर्ण से लंब निकाल लो, और लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार करके tan बन जाएगा। लेकिन बात तो वही है, पहले तो तीनों लंबाइयां निकालो, पहले AB निकालो और BC निकालो और AC निकालो, तीनों लंबाइयां निकालो, और तीनों लंबाइयां निकाल के फिर बारी बारी से ये चीजें बनाओ, tan A tan B tan C, है ना। काम तो बढ़ ही जाएगा, देख लो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यूं ना करेंगे, हम अच्छे वाला तरीका अपनाएंगे। हम एक काम करेंगे, हम एक रेखा का समीकरण बनाएंगे, ये वाली, इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, ये वाली। इसको नाम दे देता हूं मैं AD। हम AD का समीकरण निकाल लेंगे और BE का समीकरण निकाल लेंगे, और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, दोनों का कटान बिंदु निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। दोनों ही लंब है, दोनों ही लंबों की समीकरण निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे, AE निकाल लेंगे, AD और AE का कटान बिंदु। बस ये काम आसान है, AE तथा AD का कटान बिंदु। ठीक है, ये आसान पड़ेगा, ये करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं अगले पे। एक आया नहीं कि बाह्य व्रत आ गया, बाह्य व्रत। अब इसमें क्या होता है, व्रत बाहर बनता है, इसमें व्रत बाहर बनता है। इसमें क्या करना है, भुजाओं को आगे बढ़ाना है, इस भुजा को आगे बढ़ाना है, प्रत्येक भुजा को आगे बढ़ा के जो बाह्य कोण बने उनके समद्वि भाजक करने, इस कोण का समद्वि भाजक, इस कोण का समद्वि भाजक, और इस कोण का समद्वि भाजक, और तीनों के समद्वि भाजक जहां से गुजरे वो बहिष केंद्र हो गया, बाह्य व्रत का केंद्र हो गया। और फिर त्रिभुज खींच दो, व्रत खींच दो, बेजा को जो खींचो है ना, तो गंदो खींचो है, कितना गंदा व्रत बना है। अब यहाँ पे भी 3 व्रत बनेंगे, एक नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे। एक तो बनेगा जो A के सामने होगा, एक बनेगा जो B के सामने होगा, इसको आगे बढ़ा दूं,
तो एक बी के सामने बन जाएगा, टच करेगा ये, एक सी के सामने बन जाएगा। तो 3 बाह्य व्रत बनेंगे, ए के सामने वाले, बी के सामने वाले और सी के सामने वाले। मैं नहीं गया, वो बुलाते रहते, आ जाओ आ जाओ। अब को टाइम पास हुआ है, को नहीं मान के थे, आ जाओ, हमारा आराम से टाइम पास हुआ है। तो उन लोगों के पास क्या होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए। और खासकर जब आप इंडियन कम्युनिटी जब बाहर जाती है ना, ये दौड़ का डूंगर सुहावना लागे, अगर बा कहावत हुए, अब को मन कौन लागे। तो बे क्या करे, सब ने बुलावो करे, कदे मम्मी ने बुलावे, कदे सासू ने बुला ले, कदे कोई परिवार का ने कहते आ जाओ आ जाओ। अब कौन एक एक दो दो महीना बैठ जा टाइम पास करा हुआ है, कितना तो टाइम है, क्योंकि बैठा जावा और जावा, और फिर खर्चो बहुत ज्यादा है। जो बहुत डॉलर में कन्वर्ट हो जाए ना, बहुत ज्यादा महंगो पड़े। अब जैसे मान लीजिए हम 4 जने जाते हैं, है ना, मैं, वो मेरे दोनों बच्चे जाते हैं, मेरी वाइफ जाती है, तो एवरेजन एक टिकट के जो पैसे होते हैं, एक टिकट के, वो लगते हैं $1200-1300 एक टिकट के लगते हैं। वो भी आप बहुत समय के साथ टिकट कराओ तो $1200 है। तो इसका मतलब $5000, $5000 की हमारी टिकटें हुई है खाली जाने की और आने की। कितना होया ये, 5000 इंटू 80, 4 लाख। 4 लाख में तो मैं खाली बेटे गया हाँ और पछ आया। समझ रहे बात ने। अब एयरपोर्ट पर उतरिया, और बटा एयरपोर्ट पर की बड़ी बेइज्जती करे, क्योंकि है ना, वो एयरपोर्ट वैसा नहीं होता, मतलब जिसे माई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, जहाँ जाते हैं, वाई डिड यू कम टू अमेरिका, आप अमेरिका क्यों आए हैं, 6 फुट कार भी आदमी खड़े रहे, वाई डिड यू कम टू अमेरिका, आप अमेरिका क्यों आए हैं, मतलब शक के नजर से। वो गलत नहीं है, वो उनका काम है इस तरीके से देखना, इंटोरोगेशन करना। वो झेलो पहले तो, वो 2 घंटे तक वो झेलो वहां पे, क्योंकि अमेरिका में इतना आसान नहीं है कि आप सीधा वहां उतर गए, उतरते ही आप सीधा अमेरिका में घुस गए, है ना। वहां पे इंटोरोगेशन वो रहते ही है, वो वहां पे वो तब से ही है जब से वो घटना घटित हुई है, तब से लेके वो हर कोई बाहर से नया अनजान आदमी आता है, पहली बार आ रहा है, तो उसको वो ऐसे देखते हैं लेंस लगा के, भाई क्यों आया है, किस लिए आया है, और थोड़ा सा भी डाउट हो गया, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो गया तो 3-4 घंटा खाता था ना, कमरा में ले चाली, फिर बैठा और परेशान करी। तो वह एक समस्या हो रही है। चलो मान ले उससे कम भी मान ले, तो भी 2 घंटे वहां पे लगते हैं, जब आप वहां उतरते हैं और बाहर निकलते हैं तो 2 घंटे का टाइम वहां खर्च हो जाता है। प्लस और खर्चा जोड़ लो आप, तकरीबन तकरीबन मैं 4-5 हूँ तो 10-1 लाख को खर्चो साफ है। इशू अमेरिका में के देखूं। और बेटे एक गंदी आदत और है अमेरिका में, नॉर्मल को नहीं, कि अगर कोई इंडियन है और वो यहाँ, अब जी आपा तो क्या आप सड़का पर चला, तो सड़का पर चला तो अब अमेरिका आया तो देख तो शाना चीजें तो देख शाना कि भाई वो घर की इशू है, वो मकान की इशू है, वो की इशू है, बट के पुलिस को कनेक्शन बहुत अच्छा हो गए। वहाँ पे पुलिस का कनेक्शन बहुत अच्छा था, पुलिस बहुत पेट्रोलिंग करती रहती है वहाँ पे, और जनता भी पुलिस के साथ बहुत ईजी होती है। आप हॉलीवुड की मूवी देखिए, मिनटों में पुलिस बुला लेते हैं, मिनटों में। आपा तो डरा कि आगला ने पुलिस पकड़ी कौन पकड़ी, मन तंग नहीं कर ले। हमारे यहाँ जो पुलिस और जो हमारा रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा बुरू है। अट्ठा को रिलेशनशिप तो ये लगे कि मैं पुलिस ने बुला लिया, पुलिस मन परेशान कर ले सी, अगला ने पकड़ी कौन पकड़ी ठाक होनी, लेकिन मन दबा दे सी। तो हमारा रिलेशन तो पुलिस के साथ वैसा है, और वहां का रिलेशन पुलिस के साथ बहुत अच्छा होता है, छोटी छोटी बातों पे वो पुलिस को बुला लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप बाहर रास्ते में निकल रहे हैं और आप यूं ताक झाक कर रहे हैं, इतने वो पुलिस को फोन कर देंगे कि एक सस्पेक्ट है जो सड़क पे घूम रहा है, अचान गाड़ी में घाल लीजिए मैंने, बड़ा को जगह बड़े, बट अब ये नॉर्मल है। और समझ रहे बात ना, ठे आप तो को नहीं है बची जा, ये चीजें बहुत खतरनाक है। मानिए लागे हर आदमी सस्पेक्ट है, अगर आप 2-3 बार दीवारों को देखते हैं तो उनको लगता है कि कुछ करने आया है यहाँ पे, और कुछ करने आया तो हेलो, ले जाओ इन्हें, बड़ा और परेशानी जाए कि करा फिर, नहीं मैं थाना पढ़ाऊंगा ही ठीक होने के, क्या ना अमेरिका भेजो, मैं थे धाप गया तो बिया बता दो, और नहीं धापे तो क्यों अमेरिका भेजो, घर ही ठीक हूँ। चलो वापस आते हैं। तो वही के अंदर आ जाओ, माइनस, इस बार माइनस लगा देना बस, अंत केंद्र वाले ही सूत्र रहेंगे, बस माइनस के चिन्ह के साथ। माइनस किसके साथ आएगा, उसके साथ जिसके सामने बहिष केंद्र है, जिसके सामने बहिष केंद्र है। अगर ए के सामने है तो ए माइनस आएगा, बी के सामने है तो बी माइनस आएगा। माइनस ध्यान रखना किसके साथ लगाना है।
हाँ ठीक है। तो दूसरा चैनल नहीं चलते, अपने अपने वाले चैनल वहां नहीं चलते, अपनी वाली चीजें वहां नहीं चलती, अपने वाले लिंक वहां नहीं चलते। अगर मान लीजिए मैंने कोई लिंक है और वो यहाँ पे मैंने ले लिया कि भाई ये अच्छा ये पनीर टिक्का अच्छा बनाता है, और मैंने उसको लिंक भेज दिया, तो अमेरिका में बहुत मुश्किल चांस है कि वो लिंक वहां जाके काम करेगा, क्योंकि वहाँ का सारा कंटेंट अलग है, वहाँ का यूट्यूब भी अलग है। वहाँ के यूट्यूब पे आपको ये वाले चैनल नहीं दिखेंगे जो यहाँ यहाँ में दिखते हैं क्या? यहाँ पे कोई हमें अमेरिका के चैनल दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। तो वो वहाँ पे वहां से नहीं दिखते। वो बिल्कुल होता है, वहाँ के जो खुद के चैनल है, न्यूज चैनल है, जो और चैनल है, वो सब कुछ डिफरेंट है। तो फिर आप वहां वैसे ही पक जाते हैं। बाहर निकलोगे तो जैसे मैंने बता ही दिया, आपने तो आदत है देख कर जाना कि इन्ने बिन्ने तो नजर मारा ही, तो बट बिया परेशानी बाहर थे बिया को निकल सको, घर में थे बिया को दे सको, क्योंकि टीवी चैनल थारो को नहीं। तो फिर जावा तो कट जाओ, तो सोचो घर ही बैठे। अपनी आदत है, देखो गंदी आदत को नहीं कोई यहाँ कोई गलत नजर से थोड़ी देखा, लेकिन यार अब यार अमेरिका गया तो मकान तो देख, ईशाना की ईशा मकान है, अच्छा वो मकान सुंदर है, वो घर बढ़िया है, वो पार्क ठीक है, आ दीवार ठीक है, सड़क ठीक है। अब फिर अमेरिका गया क्या खाता रहा, दिख नहीं गुन गया तो अमेरिका की देखा, और ज्यादा देख लियो तो भी तंग कर ले कि ज्यादा क्या देख लियो, और घर बैठा तो घर देखा कि चलो क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज बड़ी बातें कर ली, पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा बातें कर ली। नहीं मैं अभी से बात करी जान मैंने बहुत ठीक लाग्यो, कल मैंने बहुत ही रिलीफ रही पूरा दिन भर मैं ठीक है। मतलब ये आपनों ज्यादा दापेड़ है, ये आपनों ज्यादा दापेड़ है। वो बताती जैसे अब जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैं मेरी वाइफ काम करती है, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम दोनों बिजी है, तो हमारे घर का जो ज्यादातर काम होता है, जैसे खाना बनाना है, साफ सफाई है और है, तो उसके लिए हमारी कोई ना कोई मदद करने के लिए सबॉर्डिनेट है, कोई ना कोई काम करता है, कोई खाना बनाती है, कोई झाड़ू पोछा साफ सफाई करती है, तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं जो काम में मदद कर देते हैं। अमेरिका में ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है, आपको आपको खुद ही सारा काम करना पड़ता है। आप अपना जो भी अपना ऑफिस करते हैं वो भी आप खुद ही करते हैं, प्लस आप उनको जो मैनेज जो अपना खाना बनाना है और बनाना है, साफ सफाई करनी है, ये काम भी ज्यादातर आपको ही करना पड़ता है, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है, वहां पे अफोर्डेबल नहीं है। जैसे आप खाना बनाने वाले को रखते हैं, तो बताते हैं कि खाना बनाने वाला जब हम रखते हैं, तो 1 घंटे का खाना बनाने वाला $40 लेता है, एक दिन का, 1 घंटे का $40 वो पे करता है। अब बताइए $40 1 घंटे का, और वो 1 घंटे फिक्स होगा, जहां उसकी अगर 2 रोटियां बनी तो 2 रोटियां बनेगी, वो बंद करके तो हो गया मेरा काम। अगला जैसे घंटा शुरू होगा वो $40 फिर आपके साथ अटैच हो जाएंगे। $40, इसका मतलब कितना हुआ, ₹3200। ₹3200 में 1 घंटे में आपका आटा, आपका सब्जी, आपकी गैस, आपकी सब कुछ आपका, खाली मेहनत के $40 पर आवर खर्च होते हैं। $40 पर आवर। अगर आप महीने भर खाना बनवाते हैं और डेली 2 घंटे का एवरेज आता है, तो कितना हुआ, $80। $80 इंटू 30, $2400 आपको पे करने पड़ते हैं खाना बनवाने के लिए, वो भी एक टाइम का। इतना कॉस्टली वहां पे चीजें पड़ती है, समझे कितना कॉस्टली। अब फिर सोचोगा कि ये तो 2400, मतलब 2400 है ना, कितने बताए थे मैंने, 2400 बताया, 2400 को अगर आप 80 से गुना करें तो आपको लगेगा यार ये 8, है ना, 8 दूनी 16, 16 32, मतलब 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं एक टाइम खाना बनाने के, 2 लाख रुपए। तो चिंता ना करो, कमाई भी डॉलर में। यहाँ जी ना उठाओ कि यहाँ को नहीं कि कमा कर तो रुपया में लावा है, खर्च डॉलर में करे, नहीं, कमाओ भी डॉलर में ही है, डॉलर में ही कमाओ, डॉलर में ही खर्च करे। तो इधर जी, यहाँ जी ना उठा लियो कि $2400 देना पड़े। तो उनकी जो कमाई भी होती है ना, वो भी $50 में, $50,000, $70,000 ऐसे होती है। तो ये ज्यादा बड़ा लगेगा नहीं, अगर आप रुपए में कन्वर्ट नहीं करते, आप डॉलर में वो कमाते हैं और डॉलर में ही चुकाते हैं, इसलिए उनको 80 से गुणा करना नहीं पड़ता। जहाँ थाने यहाँ लाग रहे 80 से गुणा करना से ज्यादा बड़ा लागे। वो मिनिमम पे स्केल है वहां पे, ये न्यूनतम का पे स्केल है वहां का, जहाँ आप कोई भी आपने काम कर रहे हैं तो इतना होता है। वो बता रही कि यहाँ लगभग 8-10 घंटे लोग काम कर लेते हैं, यानी डेली के वो $400 बना लेते हैं। और डेली के $400 बनाने का मतलब हो गया, अगर 8-10 घंटे वो काम करते हैं तो $400 बन गए, $400 को 80 से गुणा कर लो, तो प्रतिदिन का 32-35 हजार रुपये बन जाएंगे, है ना, 32-35 हजार रुपये बन जाते हैं। यानी महीने भर का 10 लाख 12 लाख रुपए कमा लेते हैं वो लोग। लेकिन फिर से गलती मत करना, आप डॉलर में कमा रहे हैं तो खर्चा भी तो डॉलर में होगा ना, खर्चा रुपए में थोड़ी होगा कि 80 से गुणा करके खर्च कर रहे हो आप, नहीं, खर्चा भी डॉलर में होता है। पानी की एक बोतल है वो $2 की आती है, हमारे यहाँ ₹10 की आती है, वहां $2 की आती है। तो हर चीज उस तरीके से चलती है। हाँ था तो जी उड़ गया, बता रहे हो वैसे, तभी तो बता रहा हूँ ना कि वहाँ पैसे कमाई अच्छी है, तो वहां पे खर्चे भी बहुत अच्छे हैं, खर्चे अलग से नहीं होते कि भी आप कमा तो अमेरिका में रहे हो
और खर्च करने के लिए इंडिया आ रहे हो और इंडिया में खर्च करके वापस जा रहे हो, तो खर्च भी तो वहीं कर रहे हो ना, सामान भी तो वहीं से खरीदते हो, महंगाई वही है। तो कुल मिला के वो बाई का फूल बाई के लाग जाया कर, वही कहावत है। हाँ, अमेरिका में गरीब है, अमेरिका में वो गरीब है कि अच्छा वो देखो रोटी बना रहा है वो गरीब है, क्यों, वो 10 लाख कमा रहा है लेकिन फिर भी गरीब है, तो वो वहां का अलग है। इंडिया बेस्ट है, क्योंकि हम इंडिया में पले बड़े हैं, इसलिए इंडिया हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम इसके साथ एडजस्ट हुए हुए हैं, हम उसके साथ एडजस्ट नहीं हुए हैं। आज वही है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। हाँ चलो, कभी आपको पता लगा कि भाई, मुझे भी पहली बार ही पता लगा, क्योंकि मैं भी अमेरिका नहीं गया हुआ, तो मैंने भी ये सब सुना तो मुझे लगा हाँ ठीक है। वैसे इच्छा कभी नहीं थी, लेकिन अब उसने बताया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे भी होता है। कभी ये पता नहीं था, कि ये सोचा अमेरिका बहुत ऐसे है वैसे है, तो अब पता लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सबकी जगह अपनी अपनी कहानी है। और अपना देश इस मामले में बेस्ट है, हम आराम से रह पा रहे हैं, आराम से सब चीजें हैं, ठीक है, इतनी परेशानियां नहीं है। तो वहां पे वो लोग कहते भी हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम खाली ग्रीन कार्ड लेने गए हैं, 10 साल हमारे पूरे हो जाएंगे, हम फिर ग्रीन कार्ड ले लेंगे और ग्रीन कार्ड लेकर हम वापस इंडिया आ जाएंगे। वो सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए गए हुए हैं। एक ग्रीन कार्ड होता है जिसमें क्या होता है, फिर वीजा नहीं लेना पड़ता आपको अमेरिका जाने के लिए। फिर जब ग्रीन कार्ड आ जाता है तो जब चाहे आप अमेरिका जा सकते हैं और जब चाहे आप इंडिया आ सकते हैं। फिर आपको कोई भी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आपका ग्रीन कार्ड आ जाता है। ग्रीन कार्ड नागरिकता का कार्ड नहीं है, ग्रीन कार्ड सिर्फ इस बात का है कि अब आप वीजा के नियमों से आजाद हो गए हैं। अब कोई वीजा के नियम नहीं लगेंगे, अब आप सीधा अमेरिका आइए, जब चाहे, जब आपका मन करे अमेरिका आइए, और जब चाहे अमेरिका छोड़ के आप जाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वो ग्रीन कार्ड होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।